हेलो दोस्तों नमस्कार। तो हम लोग अब देखने जा रहे हैं आपका क्लास 9th का जो आपका पॉलिटी का बुक है। तो उसमें चैप्टर नंबर 2 है जो कि आपको कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन के बारे में बात कर रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या है। तो हमारा बुक हो गया आपका पॉलिटी हो गया यह, और इसमें आपको क्लास हो गया 9th का, और चैप्टर हो गया आपको दूसरा जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन के बारे में बात करता है। तो हम लोग इसके बारे में देखेंगे कि आपका क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि आपको अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं या स्टेट पीएससी की कर रहे हैं या एसएससी की कर रहे हैं या जहाँ पे भी पॉलिटी का सेक्शन है किसी भी एग्ज़ाम में, वहाँ पे आपकी हेल्प करेगा। और अगर आपको यह लेक्चर समझ में आता है, पसंद आता है, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम लोग अब इसकी प्रॉपर रूप से शुरुआत करते हैं कि व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू के देखते हैं तो ओवरव्यू में क्या बात की गई है। तो यहाँ पे कहा गया है आपको कि देखिए जो ओवरव्यू है इसमें कुछ बातें की गई है। अगर हम लोग इसकी चर्चा करते हैं यहाँ पे तो सबसे पहले ज़रूरत है आपको डेमोक्रेसी की। ओके, और जब डेमोक्रेसी आ जाएगी तो क्या होगा, डेमोक्रेसी आ जाएगी तो यहाँ पे आपको हो जाएगा रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ हो गया। तो इस रूल ऑफ लॉ में जो रूल है इसके लिए कोई रूल बुक तो होना चाहिए ना। तो ये हो गया आपका रूल बुक, और यह रूल बुक को ही एक तरह से कहा जाए तो संविधान कहा जाता है या कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अब यह जो है सो संविधान जो है या कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो यह संविधान आपका फॉर्म बाय पीपल ऑफ इंडिया। ओके, यह जो है सो आपको संविधान को फॉर्म किसने किया है, तो पीपल ऑफ इंडिया ने किया है। ओके, अगर भारत के संविधान की बात करते हैं तो भारत के संविधान की बात करते हैं तो इसको फॉर्मेशन जो है सो पीपल ऑफ इंडिया ने किया है। और यह रूल बुक जो है सो एक तरह से कहा जाए तो सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड हो गया। दिस इज द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। तो यहाँ पे आपको इसको जो है सो कहा जाता है कि यह सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड हो गया। और यहाँ से इसके अकॉर्डिंग आपको सुप्रीम ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग ये सो इसके हिसाब से गवर्नमेंट और पब्लिक जो है सो वर्क करती है, या कहिए कि उसको आपको वायलेट नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग इसी के बारे में आज जानेंगे कि आखिर में आपको कोई एक डेमोक्रेटिक स्टेट है तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन कैसे होता है, और यहाँ पे जो है सो बाकी सारी चीज़ें जिसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा यहाँ पे चीज़ है कि हमने आपको यहाँ पे कुछ बेसिक बात बता दिया है कि आपको डेमोक्रेसी क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, और आपको डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशन क्यों इम्पोर्टेंट है। अगर यह नहीं रहेगा तो आप जैसे रूल बुक नहीं तो रूल ऑफ लॉ कैसे आएगा। जब रूल ऑफ लॉ नहीं आएगा तो डेमोक्रेसी ही नहीं रहेगी। तो यहाँ पे इस चीज़ के बारे में बात किया गया है। अब यहाँ पे आपको बात करेंगे थोड़ा सा, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है क्योंकि एनसीईआरटी में हमेशा जो है सो एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल लिया है आपका डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन द साउथ अफ्रीका। तो यहाँ पे आपको साउथ अफ्रीका के बारे में बात कर रहा है कि एक्चुअल में आप अगर यहाँ पे मैप देखिएगा साउथ अफ्रीका का तो ये कुछ ऐसा आता है।
ठीक है। तो ये वाला जो देश है यह जो है सो आपका साउथ अफ्रीका हो गया। तो यहाँ पे साउथ अफ्रीका में एक तरह से कहा जाए तो रूल बाय इंग्लिश पीपुल। यहाँ पे अंग्रेज रूल करते थे और अंग्रेज जो है सो एक तरह से कहा जाए तो कैप्चर पावर एंड इकोनॉमी, ये दो चीज़ें जो है आपको डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। तो यहाँ पे जो साउथ अफ्रीकन थे जो आपको इंग्लिश पीपुल थे वो दोनों को कैप्चर करके बैठे हुए हैं। पावर और इकोनॉमी को जब कोई कैप्चर कर लेगा तो यहाँ पे जैसो इनइक्वालिटी आ जाती है, और इनइक्वालिटी मतलब जस्टिस खत्म, और जब जस्टिस खत्म होगा तो लोग जो है सो इसका विरोध करेंगे, अपोज करेंगे। और जब अपोज करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे दमन होगा या स्ट्रगल होगा, और स्ट्रगल के बाद में फिर से जो है सो आपको नए तरीके से रूल बुक का फॉर्मेशन होगा। समझ रहे हैं बात को। तो यहाँ पे आपको अंग्रेज जो है सो यहाँ पे और इसमें आपको एक व्यक्ति का नाम आता है, यह है आपके इस फ्रीडम फाइटर में जो है सो नेल्सन मंडेला। तो नेल्सन मंडेला जो है सो एक तरह से कहा जाता है, इनको साउथ अफ्रीका में गांधी जी की तरह पूजा जाता है, क्योंकि इन्होंने लाइफ के जो है सो आपको 1964 में इनको जो है सो आपको लाइफ इम्प्रूवमेंट दिया गया है। और यह जो है सो लगभग 28 साल तक जेल में रहते हैं। स्ट्रगल के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो इनको उठा के जेल में डाल देता है सब, और 28 साल यह व्यक्ति जेल में रहता है। किस लिए? सिर्फ लोगों के हित के लिए लड़ने के लिए। तो कोई इतना बड़ा बलिदान कर सकता है, आप सोच सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद में क्या होता है कि इनको जैसे एक तरह से रोबन आइलैंड में जाकर प्रोटेक्ट कर दिया जाता है। तो अब यहाँ पे जो स्ट्रगल अगेंस्ट द अपार्थाइड की बात किया जाए तो डिस्क्रिमिनेशन है एक तरह से कहा जाए तो। तो स्ट्रगल अगेंस्ट द अपार्थाइड की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे एक तरह से कहा जाए तो सिस्टम ऑफ द आपको अपार्थाइड जो वर्ड है एक तरह से कहा जाए तो सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो यह जो है आपको रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का जो है सो एक तरह से कहा जाए तो स्वरूप है, जो कि अपार्थाइड है। और यह जो है साउथ अफ्रीका, हम ऐसे में लिख देते हैं कि साउथ अफ्रीका में यह देखने को मिल रहा था कि जैसे आपका होटल हो गया या जो है सो बीच हो गया या पब्लिक प्लेस हो गया, यहाँ पे आपको साउथ अफ्रीकन पीपल को नहीं अलाउ था। नहीं अलाउ था ड्यू टू देयर कलर, क्योंकि ये लोग ब्लैक दिखते थे तो इसके कारण जैसे इन लोग के अलाउ यहाँ पे नहीं किया जाता था। और यहाँ पे पूरा पूरा जो है सो वाइट पीपल जो है सो यहाँ पे आपको कैप्चर करके बैठे हुए थे पूरे जगह को। तो यह एक समस्या थी कि वाइट पीपल जैसे यहाँ पे पूरे पूरे जो सो कैप्चर करके बैठे हुए थे, और नेटिव पीपल जो है सो ब्लैक थे। तो 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन जो है सो आपको यहाँ पे ब्लैक था। तो ये समझिए कितनी बड़ी दुविधा थी कि आपका यहाँ पे 3/4 यहाँ पे पॉपुलेशन जो है वह ब्लैक का है, अब फिर भी जो है सो वह बाहर घूम रहा है। भारत देश में देखिएगा तो ओबीसी
का पॉपुलेशन जो है सो यहाँ पे 50% से प्लस में है, और फिर भी जो है सो यह जो है सो अपने स्थिति बैड कंडीशन में जीता है। सोचिए तो कितनी बड़ी बात है। तो ऐसे ही यहाँ पे 3/4 पॉपुलेशन ब्लैक का है, उसके बावजूद भी ये लोग जो है सो स्थिति खराब में जीते हैं, और सिर्फ जो है सो कलर के कारण। तो यहाँ पे सिर्फ यही नहीं है, उसके अलावा भी यहाँ पे इंडियंस हैं, ठीक है, इंडियंस हो गए और साउथ अफ्रीकन हो गए। तो यहाँ पे अंग्रेज पहले इंडियंस को ले गए थे वहाँ काम कराने के लिए, और या फिर जैसे यहाँ के सेठ साहूकार भी वहाँ पे जाते थे, और ये सब जैसे एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन का शिकार थे। ठीक है, तो ये स्थिति आपको साउथ अफ्रीका में है, और एक तरह से कहा जाए तो यह स्थिति बहुत खराब थी वहाँ के लोगों के लिए, और वहाँ के लोग जो है सो चाहते थे इससे छुटकारा पाना। तो इसी के अगेंस्ट में जैसे नेल्सन मंडेला अपने आपको यहाँ पे वॉइस रेज करते हैं, और हर एक जगह उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। कोई ऐसा जगह नहीं था जहाँ पे उनके साथ में भेदभाव नहीं किया जाता था। इवन एट आपको टॉयलेट्स, पब्लिक टॉयलेट्स में भी उनको नहीं जाने दिया जाता था, ठीक है। और यहाँ पे आपको 1950 से जो है सो अपनी वॉइस को रेज करना शुरू करते हैं, जो अपार्थन के खिलाफ में आपको। तो 1950 से अपने वॉइस पे यहाँ पे ये लोग रेज करना शुरू करते हैं, फाइट अगेंस्ट द अपार्थन सिस्टम को, और यहाँ पे जैसे आपको प्रोटेस्ट लॉन्च करना शुरू कर देते हैं, और अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC को आपको यहाँ पे फाउंडेशन हो जाता है, ANC अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। ये जो है सो आपका ANC का फॉर्मेशन हो गया है, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का, ठीक है। और ये जो है सो अपने जो पॉलिसी ऑफ द सेग्रीगेशन है, बाकी सारी चीज़ के खिलाफ ये लोग अपना आवाज़ उठाना शुरू करते हैं, लड़ना शुरू करते हैं, और गवर्नमेंट यहाँ पे जो है सो उसको दबाने की कोशिश करती है। उसके बाद में जब यहाँ पे गवर्नमेंट देखती है कि अब हम नहीं कुछ कर पाएंगे, तो फिर जो है सो अब यहाँ पे नेगोशिएशन शुरू होगा, क्योंकि जो जनरली क्या होता है कि जब तक आप चुप बैठे रहेंगे तब तक कुछ नहीं होता है, और आपको आगे बढ़ना पड़ता है, तभी जाके कुछ हो पाता है। तो हम लोग अब देखेंगे कि यहाँ पे क्या हुआ उसके बारे में, ठीक है। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं आपका टुवर्ड्स द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे आपका टुवर्ड्स द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करते हैं, तो आपको यहाँ पे अपार्थन के खिलाफ लोग वॉइस रेज करना शुरू कर देते हैं, और गवर्नमेंट रियलाइज करता है कि भाई बहुत ज़्यादा लंबा टाइम तक ये सिस्टम नहीं चल पाएगा, तो फिर जो है सो यहाँ पे गवर्नमेंट इसको सुधारना शुरू करता है। तो पहले तो सरकार जो है यहाँ पे क्या करती है कि डिस्क्रिमिनेटरी लॉ आपको लेके जो लाई थी उसको रिपील करती है, बैन पॉलिटिकल पार्टी, रेस्ट्रिक्शन वगैरह जो है मीडिया वगैरह पे जो था उसको लिफ्ट करती है। और यहाँ पे आपको नेल्सन मंडेला 28 साल तक जो है जेल में रहते हैं, और 1994 में जो है यहाँ पे ये छूटते हैं नेल्सन मंडेला जी, और फिर जो है आपको यहाँ पे फ्लैग वगैरह आपको डिसाइड होता है कैसे क्या रहेगा, इसके बारे में बात किया गया है। और यहाँ पे जो है आप साउथ अफ्रीका जैसे एक तरह से कहा जाए तो नया जो है देश के रूप में उभर के आता है, उसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, उनकी अपनी प्रेमबल वगैरह के बारे में बात किया गया है कि ये सारा चीज़ हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है सो आपको इंस्पायर होता है डेमोक्रेटिक ऑल ऑफ द वर्ल्ड, जैसे पूरे हमारे देश का भी कॉन्स्टिट्यूशन पूरे देश के वर्ल्ड के डेमोक्रेसी से इंस्पायर होता है। सेम थिंग यहाँ पे आपको साउथ अफ्रीका में भी देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बारे में आपको यहाँ पे बात किया गया है। जो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है कि अब यहाँ पे है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्या है, ठीक है। तो ये न्यू कॉन्स्टिट्यूशन उनका बन गया, तो हम लोग एक बेसिक इंट्रोडक्शन जानना चाहिए, बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम अब देखेंगे नीड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कि व्हाट इज द बेसिक नीड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के नीड्स क्या है। अगर हम इसके बारे में बात करते हैं यहाँ पे, तो
यहाँ पे एक तरह से कहा जाए तो नीड्स की अगर बात करते हैं तो हमने आपको पहले ही बताया कि अगर आप डेमोक्रेसी हैं तो आपको जो है सो रूल ऑफ लॉ चाहिए और यह रूल जो है सो कॉन्स्टिट्यूशन ही है। ओके, तो यही चीज़ के बारे में यहाँ पे बात किया जाएगा कि आखिर में यहाँ पे जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है वह जो है सो आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो, और यहाँ पे आपको डेमोक्रेसी में रूल ऑफ लॉ हो गया और यहाँ पे इसकी प्रिंसिपल हो गया। इसकी प्रिंसिपल क्या हो गया? इक्वालिटी हो गया। उसके बाद में यहाँ पे फ्रीडम हो गया। उसके बाद में यहाँ पे आपको राइट टू लाइफ हो गया। उसके बाद में यहाँ पे आपको राइट टू इक्वालिटी हो गया। तो इस तरह से ये जितने भी आपके डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है इसको हमारा संविधान प्रोटेक्ट करेगा, और कोई भी आदमी अपने यहाँ पे लिमिट को क्रॉस नहीं करेगा। नो बडी टू क्रॉस देयर लिमिट्स हो गया। ओके और यहाँ पे आपको सोशल और इकोनॉमिक जो राइट्स है उसके बारे में बात किया गया है। प्रॉपर्टीज का जो राइट है उसके बारे में बात किया गया है। ठीक है, और यहाँ पे आपको पूरे नेगोशिएशन होता है। जैसे अपने भारत देश के कॉन्स्टिट्यूशन बनने में अब लगभग जो है सो 2 साल लग गया। ठीक है, उसके बाद में वोटिंग हो गया, वन पर्सन वन वोट हो गया। ओके, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो गई। तो अगर हम यहाँ पे अगर क्रॉक्स में अगर हम देखते हैं कि आपका रिटर्न और अनरिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन तो है ही, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है कि एक तरह से कहा जाए तो आपको तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो एक डिग्री ऑफ ट्रस्ट हो गया। यहाँ पे एक आपको विश्वास की बात आती है और साथ में कोऑपरेशन की बात, कोऑर्डिनेशन की बात आती है। एक आपका जो है सो ट्रस्ट हो गया, विश्वास होना चाहिए। दूसरा कोऑर्डिनेशन हो गया। ठीक है, उसके बाद में आपको दूसरा पॉइंट हो गया कॉन्स्टिट्यूशन में कि यहाँ पे हाउ टू गवर्नमेंट फॉर्म, गवर्नमेंट कैसे बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट हो गया हाउ टू गवर्नमेंट वर्क। तो यहाँ पे पहला हो गया कि गवर्नमेंट फॉर्म कैसे होगा, फिर दूसरा हो गया कि गवर्नमेंट काम कैसे करेगा। ओके, ये 2 पॉइंट हो गया। उसके बाद में यहाँ पे जो तीसरा पॉइंट हो गया आपको कि यह जो है सो आपको नीचे दिखाई दे रहा है। चलो, तो यह जो है सो नेक्स्ट पॉइंट क्या करेगा यार, तो लिमिट करेगा पावर ऑफ गवर्नमेंट को। मतलब गवर्नमेंट के पास अनलिमिटेड पावर नहीं है। अगर उसके पास अनलिमिटेड पावर रहेगा तो पब्लिक के राइट को वह कुचलना शुरू कर देगा। तो लिमिट द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, यह कॉन्स्टिट्यूशन ही करता है। पहले डिग्री ट्रस्ट होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन हो गया, गवर्नमेंट फॉर्म होना चाहिए कैसे, उसके बाद में कैसे काम करेगा, उसके बाद में गवर्नमेंट के पावर का लिमिट हमारा जो है सो कॉन्स्टिट्यूशन ही करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे आपको नेक्स्ट जो आपको सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया वह ये हो गया कि आपको शो एस्पिरेशन ऑफ पीपल। पब्लिक का क्या आपको गवर्नमेंट के प्रति एस्पिरेशन है उसको भी यह शो करता है। तो यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ हमेशा आपको बताते हैं कि किसी देश में अगर कहें कि आपका संविधान है तो इसका यह मतलब नहीं हो कि डेमोक्रेसी है। लेकिन कोई देश अगर डेमोक्रेसी है तो वहाँ एक संविधान का होना जरूरी है। कई बार एक क्वेश्चन आ चुका है, तो इस चीज़ को आप लोग देखिएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको हम लोग अब बात करेंगे आपका मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में।
भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, अब हम लोग थोड़ा इसके बारे में बात करेंगे। तो हमारे यहाँ अगर हम संविधान की बात करते हैं तो आपको पता है कि पहले आपका फ्रीडम स्ट्रगल होता है। और फ्रीडम स्ट्रगल के बाद में एक बार जो आपको मोतीलाल नेहरू कमेटी जो बनती है, जो कि 1928 के आसपास चल रहा था, एक ये हो गया। उसके बाद दूसरा है कि आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आता है, और लास्ट में जो है सो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 आता है, और फिर सबसे लास्ट में जो पॉइंट आएगा वह आएगा आपको कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का निर्माण हो जाता है, और यहाँ पे जो है सो यह आपको फॉर्म करता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को। ओके, तो यहाँ पे हम लोग फ्रीडम स्ट्रगल करते हैं अंग्रेजों के साथ में, और यहाँ पे मोतीलाल नेहरू कमेटी के बारे में जो बात की गई है, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली आ गया, और यहाँ पे जो है सो आपको फाइनल जो है सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है सो आपको 26 नवंबर 1949 को आ जाता है। यहाँ पे इसको अगर हम बात करते हैं तो 26 से आपका नवंबर 1949 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बारे में बात किया गया है कि आपका फ्रीडम स्ट्रगल में ये सारे स्टेज रहते हैं, और लोग जो है सो धीरे धीरे एक्सपीरियंस करते हैं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, फिर डिस्कशन करके इसको लेके आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसके बारे में अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि यह जो है सो कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है। तो जो आपका यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो यह बनता है आपको 1946 में, और यह जो है सो एक तरह से कहा जाए तो इनडायरेक्ट इलेक्शन से बनता है। यह इनडायरेक्ट इलेक्शन से बनता है, और यहाँ पे आपको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, इससे जो है सो आपको स्टेट से प्लस यूनियन टेरिटरी से लोग जो है सो यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे बैठ करके आपको संविधान के बारे में बात करते हैं या बनाते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे ऑल इंडिया रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा। ओके, देयर इज द ऑल इंडिया रिप्रेजेंटेशन, और जो है सो आपको ऑल ग्रुप ऑफ द पीपुल को लिखते हैं। और यहाँ पे आपको पता है कि ये पहले जैसा आपको इंडिया था, यह दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक इंडिया और दूसरा पाकिस्तान। तो इसके हिसाब से जो है सो आपको यहाँ पे दो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे इस चीज़ को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसमें कुछ खास चीज़ें थी जिसके बारे में हमें जानना था, उसको हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। आगे हम लोग बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपको जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में जो टाइम लगता है 2 इयर्स, आपको 11 माह और 18 डेज लगता है, और एक तरह से कहा जाए तो लॉन्ग डिबेट होता है, एंड डिस्कशन के बाद में यह कॉन्स्टिट्यूशन आपके हाथ में आता है। ओके, ये सारी बातें हो गई आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखेंगे आपका
गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कह लीजिए, या इसको कह लीजिए फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जब बात आती है तो यहाँ दो बात आती है स्पष्ट रूप से, और ये दो बात जो है एक आता है फंडामेंटल राइट, और जो दूसरा बात आता है वह डायरेक्टिव के प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फंडामेंटल राइट है, यह राइट जो दिया गया है गिवन टू पीपुल ऑफ इंडिया, और कुछ राइट जो है सो फॉरेनर को भी इसमें पता है मिलता है। और अगर हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको एक तरह से कहा जाए तो आपका राइट फॉर स्टेट टू डू वर्क फॉर वेलफेयर ऑफ people of India, or we can say that India will make a welfare state and not पुलिस स्टेट। ओके, तो ये जो है तो आपको फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, जो कि हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो आपके गांधी जी और बाकी सारे लोग जो जानते थे, जो यहाँ पे वेलफेयर के जो बात करते थे, तो यहाँ पे डीपीएसपी में इसके बारे में बात किया गया है। और ये जो है सो आपको जो बिल ऑफ राइट यूएसए का था वहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो ये आपको जो है सो सिटीजन राइट हो गया। इस सिटीजन को आपको स्टेट कैसे रखेगा, तो इसको हम लोग कहते हैं कि यह पॉलिटिकल राइट है, या कहिए कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट है। और डीपीएसपी में यह कहा जाता है कि आपको सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल तीनों डेवलपमेंट की यहाँ पे बात किया जाता है। इवन एट यहाँ पे आपको मोरल डेवलपमेंट की भी बात की जाती है। तो यहाँ पे अगर आपको फंडामेंटल राइट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है और पूछ देगी यहाँ पे जो सोशल या इकोनॉमिक की बात कर रहा है, तो नहीं, यहाँ पे याद रखिए यह सिर्फ और सिर्फ जो है सो आपको पॉलिटिकल राइट की बात कर रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब गांधी जी के पॉइंट क्या थे, उस सब चीज़ों के बारे में बात कर रहा है कि यहाँ पे जो है सो गांधी जी क्या चाहते थे, और आपको सोशल को कैसे, अम्बेडकर का क्या पॉइंट व्यू पॉइंट था उसके बारे में बात किया गया है यहाँ पे। ठीक है, ट्रस्ट और डेस्टिनी वगैरह के बारे में बात किया गया है। तो अब फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस कर ही लिया कि मेन पॉइंट यही है कि जो है सो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में जो है सो फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी हो गया। एक पॉइंट और है जिसको हमें छोड़ दिए हैं फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, यह है प्रियम्बल। ओके, तो यहाँ पे आपका तो जो प्रियम्बल है यह भी फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। और यहाँ पे पावर के बारे में प्रियम्बल में आप पूछिएगा कि पावर किसके पास है, तो पीपुल ऑफ इंडिया। प्रियम्बल हैविंग पावर जो है सो पीपुल ऑफ इंडिया, क्योंकि वी द पीपुल ऑफ इंडिया की बात करता है। और यहाँ पे आपको जो है सो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी वगैरह वगैरह के लंबे चौड़े यहाँ पे भाषण है, जिसको हम लोग आपको लक्ष्मीकांत में देखेंगे जब उधर पढ़ेंगे तो। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट हमको पता है कि बिल ऑफ राइट अमेरिकन मॉडल हो गया। ठीक है, उसके प्रियम्बल में जैसे वी द पीपुल ऑफ इंडिया हैविंग द सोवरेन रिजर्व कॉन्स्टिट्यूट इंडिया सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी
तो इन सारे शब्दों को यहाँ पे हमें थोड़ा सा डिजाइन करना पड़ेगा या देखना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा इसको प्रियम्बल ऑफ इंडिया को थोड़ा सा अच्छे से कवर करते हैं। प्रियम्बल जो है सो एक तरह से कहा जाए तो इसको आपको गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी इसको कहा लिया जाता है प्रियम्बल को। और प्रियम्बल में जो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनली रिजर्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू द सोवरेन, पहला वर्ड है इसमें सोवरेन, ठीक है। सॉवरेन का मतलब होता है कि आपका नेशन फ्रीडम, नेशन फ्रीडम। और नेशन फ्रीडम का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? नेशन फ्रीडम का मतलब है कि हम जो है सो आपको स्वतंत्र हैं, हमारे ऊपर कोई नहीं है। लेकिन यहाँ पे कई बार होता है कि यूनाइटेड नेशन के आपने मेंबर ले लिया है, वर्ल्ड बैंक का मेंबरशिप ले लिए हैं, और ये जो आपको वर्डिंग दे रहा है आपको एक्सेप्ट करता है, फ्रीडम कहाँ होगा। लेकिन यह जो है यूनाइटेड नेशन हमारे देश के फ्रीडम को हैम्पर नहीं करता है। इंटरनल अफेयर्स, फ्रीडम का मतलब होता है कि इंटरनल अफेयर्स में कोई इंटरनल काम हम कर रहे हैं तो वहाँ पे कोई अपने आके टांग नहीं अड़ा रहा, ठीक है। सोवरेन के बाद में सोशलिस्ट। तो जो सोशलिस्ट वर्ड है यहाँ पे आपको हम लोग फॉलो करते हैं आपको डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म कहने का मतलब यहाँ पे है कि चूंकि आपको सोशलिज्म तो रशिया में फॉलो करता है, लेकिन वो कम्युनल सोशलिज्म है, हमारा डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में हमारा आपको राइट भी हम लोग यहाँ पे देते हैं सिटीजन को, और सिटीजन की यहाँ पे ड्यूटी भी हो गई। और हम लोग एक्चुअल में चाहते हैं कि आपको फ्री फ्रॉम जो है सो आपका पोवर्टी हो गया, उसके बाद में इनइक्वालिटी हो गया, इस तरह के बारे में बात करता है। यह जैसे सोशलिज्म हो गया। सोशलिस्ट के बाद में नेक्स्ट पॉइंट जो आता है इसमें वह आता है रिपब्लिक। रिपब्लिक, तो रिपब्लिक का मतलब यहाँ पे हुआ, रिपब्लिक की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो रिपब्लिक का देखिए गवर्नमेंट जो है दो तरीके का होता है। एक होता है मोनार्की, मतलब कि उसका बेटा ही राजा बनेगा, और यहाँ पे रिपब्लिक, रिपब्लिक का मतलब कि आपको हेड ऑफ द स्टेट जो है, जैसे अपने यहाँ राष्ट्रपति हो गया, तो यहाँ पे इसका जो है सो इलेक्शन होगा, वह जीत करके जाएगा, तो एनीबॉडी कैन जैसे सीट ऑन दिस पोस्ट। बट मोनार्की में जो है सो यहाँ पे हेरार्की हो गया, हेरार्की इन द सेंस हेरिडेटरी हो गया। हेरिडेटरी कहने का मतलब ये हो गया कि उसका जो है सो बेटा ही वहाँ पे बैठेगा, आप और हम नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि आप और हमारे पास में वो राइट नहीं है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट जो हो गया है आपका, इसको थोड़ा सा एलाबरेट इसलिए करना जरूरी है क्योंकि आपके बुक में इससे इतना ही भरा है, कुछ खास नहीं है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। अब हमारा जस्टिस हो गया, ठीक है। तो आपको पता है कि जस्टिस की बात क्यों कही गई है? जस्टिस का मतलब यहाँ पे हो गया कि इक्वालिटी के बारे में बात किया जाता है। और यहाँ पे जो जस्टिस है वह किस आधार पे है? तो यहाँ पे जो जस्टिस है वह जैसे सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल हो गया। तो आपको सोशल आपको हो गया, यहाँ पे आपको इकोनॉमिक हो गया और पॉलिटिकल हो गया, ठीक है। तो इक्वालिटी में, सोसाइटी में हमें इक्वालिटी चाहिए, जो जात पात धर्म अलग रहो, हम सब बराबर हैं। इकोनॉमिक का मतलब कि कोई भी वेल्थ का कॉन्सेंट्रेशन नहीं करे, और पॉलिटिकल का मतलब कि जो हमारा इक्वालिटी हो गया, उसके बाद में फ्रीडम हो गया, राइट टू लाइफ हो गया, इसको प्रोटेक्ट किया जाए। तो यहाँ पे यह बात जो की गई है, इसके बारे में बात आपको फंडामेंटल राइट में की गई है, और इन पूरों के बारे में बात किया गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी में, ठीक है। तो ये आपको जस्टिस के बारे में बात हो गया। जस्टिस के बाद में लिबर्टी। लिबर्टी जो है सो एक तरह से कहा जाए, लिबर्टी का मतलब फ्रीडम होता है, ठीक है। तो लिबर्टी जो है आपको यहाँ पे लिबर्टी हमारे थॉट में होना चाहिए। लिबर्टी जो है सो आपको थॉट, उसके बाद में जो है सो आपको क्या होगा? थॉट हो गया, एक्सप्रेशन हो गया। थॉट है, कुछ सोचेंगे तो हम उसको एक्सप्रेस तो करेंगे, बताने के लिए भी हमें अधिकार होना चाहिए। आपको जो है सो आपको थॉट एक्सप्रेशन हो गया। उसके बाद बिलीफ, अगर हम किसी धर्म विश्वास करते हैं तो और उसके हिसाब से फिर हम अपना पूजा भी कर सकते हैं। यह जो है सो आपको लिबर्टी हो गया। उसके बाद में इक्वालिटी ऑफ द स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी जो है सो आपको दिया जाए,
ये सारे पॉइंट के बारे में प्रीएम्बल में आपकी बात किया गया है। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं। उसके बाद फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होगा, ये सब चीज़ होगा तो भाईचारा आएगा समाज में, सब लोग एक साथ मिलजुल के रह सकते हैं। ओके आगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे, और इसको सबसे लास्ट पॉइंट है कि 26 नवंबर जो है सो 1949 को इसको एक्सेप्ट किया गया, उसके बारे में बात किया गया है। और उसके बाद में हमारा जो है सो इंस्टीट्यूशनल डिजाइन के बारे में बात किया गया है। इंस्टीट्यूशनल डिजाइन, तो इंस्टीट्यूशनल डिजाइन के बारे में हम बात करें यहाँ पे तो आपको एग्जीक्यूटिव जो देश को चलाता है, और लेजिस्लेटिव जो देश के लिए नियम बनाता है, और जो है सो जुडिशरी। इन दोनों को चेक करता है जुडिशरी जो है सो, इन दोनों को चेक करता है कि आप सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और इसके बाद में ये दोनों भी आपस में एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करते हैं। तो ये जो है सो हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशनल डिजाइन इतना सुंदर है कि जो है सो अगर आप एक आदमी, एक मान लीजिए कि कोई यह मनमानी करता है तो यह और यह इसके ऊपर चढ़ जाएंगे, और यह मनमानी नहीं कर सकता क्योंकि जैसे पूरे देश के लोग इसमें आके बैठ रहे हैं, यहाँ पे कुछ पार्टिकुलर लोग इसी में से चुन के आके इसमें बैठ रहे हैं, और जुडिशरी देखते रहता है कि तुम सही काम कर रहे हो, तुम सही काम कर रहे हो। अगर तुम दोनों नहीं सही काम कर रहे हो तो फिर इसके पास अनलिमिटेड पावर है। एक आर्टिकल ऐसा है जिसमें आपको 142 में अनलिमिटेड पावर है, यह तुरंत आपको डायरेक्शन इशू कर सकता है कि आप गलत कर रहे हैं। तो एक बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिजाइन जो है सो हमारे संविधान ने दिया है। तो इस चैप्टर में इतना ही था। धन्यवाद।